चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 धारा 2 की धारा 27 के उपबंधों को पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया। आज इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 28 धारा 228 से आगे धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 इसमें लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्न के अधीन आता है, यानी सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, किसी न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जो अपराध का निवारण या सूचना दे, प्रत्येक अधिकारी जो सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्यय करे, निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए सशक्त प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। इस परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। नगर पालिका कर्मचारी लोक सेवक है। पुरी इसमें बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक नहीं है, निर्धारित किया गया। पदस्थापना पर नियुक्त कर्मचारी लोक सेवक नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख लोक सेवक नहीं है। लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की धारा 21 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 21 जो यूपीजे यानी यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया। धारा 229 यानी इस संहिता की धारा 29 इसमें विश्वास करने के कारण को परिभाषित किया गया है। तो इस धारा में दिए गए उपबंधों के अनुसार कि जब कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता हो तब के सिवाय अन्यथा नहीं। विश्वास करने के कारण आईपीसी की धारा 26 में प्रावधानित है। इस संहिता की धारा 230 इसमें विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। तो विशेष विधि से तात्पर्य ऐसी विधि जो किसी विशेष विषय को लागू है। विशेष विधि की परिभाषा आईपीसी की धारा 41 में दिया गया है। इस संहिता की धारा 231 इसमें मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। तो मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विधिक दायित्व के अधीन होने या विधिक अधिकार नहीं हो रखने की अभिस्वीकृत करता है। इस धारा में दिए गए मूल प्रतिभूति से संबंधित तथ्य जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया कि किराया पत्र, तलाक का विलेख पत्र, प्रामजरी नोट मूल्यवान प्रतिभूति है, जबकि पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा आईपीसी धारा 30 में दिया गया है। इस संहिता की धारा 232 इसमें जलयान को परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि जो मानव या संपत्ति को जल द्वारा प्रहवण के लिए बनाई गई है। जलयान की परिभाषा आईपीसी की धारा 48 में दिया गया है। इस संहिता की धारा 233 यानी इसमें स्वेच्छा को परिभाषित किया गया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा जिसके द्वारा कारित करने का उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनको काम में लाते समय वह जानता या विश्वास रखता था कि परिणाम उनसे कारित होना संभाव्य था। तो इस संहिता की धारा 233 में दिए गए महत्वपूर्ण दृष्टांत है कि लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात को आग लगा देता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ का आशय भले मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह इस घटना से दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह जानता था कि संभाव्य है कि जो कार्य कर रहा है उसे मृत्यु कारित कर देगा,
तो उसने यह कार्य स्वेच्छापूर्वक की है, यानी उसने स्वेच्छा उसकी मृत्यु कारित की है। इस स्वेच्छा की परिभाषा आईपीसी की धारा 39 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 39 यूपीजे यानी यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है। इस संहिता की धारा 234 इसमें वसीयत शब्द को परिभाषित किया गया है। तो वसीयत से तात्पर्य कोई वसीयती दस्तावेज से है। वसीयत की परिभाषा आईपीसी की धारा 31 में दी गई है। इस संहिता की धारा 235 इसमें महिला शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इस संहिता में महिला शब्द के अंदर किसी भी आयु की मानव नारी से है। महिला शब्द की परिभाषा आईपीसी की धारा 10 में दिया गया है, जो पूर्व की यूपी सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस संहिता की धारा 236 इसमें सदोष अभिलाभ यानी रांगफुल गेन को परिभाषित किया गया है। तो रांगफुल गेन से तात्पर्य है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति से लाभ प्राप्त करना जिसका वह वैध रूप से हकदार न हो। तो इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति वैध रूप से हकदार न होते हुए विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी संपत्ति से लाभ प्राप्त करता है तो उसे सदोष अभिलाभ कहा जाएगा। तो सदोष अभिलाभ की परिभाषा आईपीसी की धारा 23 में दिया गया है, जो उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस संहिता की धारा 237 इसमें सदोष हानि रांगफुल लॉस को परिभाषित किया गया है। तो सदोष हानि से तात्पर्य है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी वैध रूप से हकदार व्यक्ति को हानि। तो इस दिए गए इस धारा में दिए गए परिभाषा से तात्पर्य है कि किसी वैध रूप से हकदार व्यक्ति को विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी संपत्ति में हानि। सदोष हानि की भी परिभाषा आईपीसी की धारा 23 में दिया गया है। इस संहिता की धारा 238 इसमें सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना को परिभाषित किया गया है। तो इस संहिता की इस धारा में दी गई परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को सदोष रखे रहता है और सदोष अर्जन करता है तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाएगा। जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है या उसे ऐसी संपत्ति से सदोष वंचित रखा जाता है तो सदोष हानि उठाना कहा जाएगा। इस सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना यह आईपीसी की धारा 23 में परिभाषित किया गया है। धारा 239 इसमें अन्य शब्दों और पदों को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा यानी इस संहिता की धारा 239 में दिए गए अन्य शब्द और पदों से तात्पर्य ये है कि जो अन्य शब्द या पद जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, यानी इस संहिता की धाराओं में अन्य शब्द और पद जो भी दिए गए हैं लेकिन इसमें परिभाषित नहीं है, किंतु वह सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी एक्ट 2000 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 में परिभाषित हैं। तो इस संहिता में ऐसे आए हुए पदों और शब्दों का अर्थ वही होगा जो आईटी एक्ट या बीएनएसएस में परिभाषा के अनुसार उनका अर्थ है। तो इस प्रकार आज इस संहिता की धारा 239 यानी धारा 2 में दिए गए 1 से 39 तक की परिभाषाओं का आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया गया। अगले वीडियो में इस संहिता की धारा 3 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।